हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। सब अच्छे होंगे। आज नया टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। सुना हुआ नाम है लेकिन प्रूफ दूसरे तरीके से करेंगे। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम लोगों ने पढ़ा है बेटे, वी नो दैट B suffix D equal to इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज टाउ अपॉन एम। इतनी बातें हम लोग पढ़ चुका है लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग बेटे ओम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे। उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टर्म आएगा और उससे क्या निकालेंगे, तब हम फिर ओम्स लॉ बताएंगे। पहले तो आप देखें, चूंकि नया टॉपिक आपके लिए है। करंट थ्रू द कंडक्टर विल बी I equal to NAVD. Put the value of VD NEA E tau upon M. Also we know that E equal to minus dV upon dr. B can write B, लेंथ मीन्स कंडक्टर की लेंथ, dr मीन्स कंडक्टर की लेंथ L। इक्वल टू में क्या मिलेगा, B अपॉन L। देन I बिकम्स NEA B अपॉन L टाउ अपॉन यम। ई हम अभी ऐसे रखे कि ई स्क्वायर कर लिया। बेटे आई इक्वल टू NABD है, NABD था, जब ई से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो गया। ई की वैल्यू पुट कर दिया तो बी अपान क्या हुआ, L इंटू टाउ अपान यम। अब फिर आगे सुने, हम इसको री अरेंज करेंगे। आई इक्वल टू, या ऐसे लिखें, IL यम एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू बी। कोई टर्म छूटा नहीं, ध्यान से देख लेंगे। चूंकि हमें बी अपान आई बनाना है तो मिलेगा क्या बेटे, ML अपान एन स्क्वायर ए इंटू टाउ। ध्यान देना है, M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज एंड एरिया एंड टाउ। ये ऑल थिंग्स बेटे एट कांस्टेंट टेम्परेचर M L N E tau and A remains constant. So remains constant. So taken new physical quantity, that is R. R is the
resistance of conductor. Then R represent ml upon n square n to tau. ठीक। अब बेटे अगर ये कांस्टेंट हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, B इक्वल टू वाई आर से पहले अगर ये कांस्टेंट है तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, B प्रोपोर्शनल टू करंट। अब बेटे हमने ओम्स लॉ को डी वेलोसिटी के टर्म में दिखा दिया। अब ओम्स लॉ पढ़ाने चल रहा हूँ। क्या है ओम्स लॉ, आगे आएंगे। लिखो, इट स्टेट दैट, ओम्स लॉ लिखें। अब इसी से ओम्स लॉ बना लिया बेटा। इट स्टेट दैट current is directly proportional to, current is direct, it states that current is directly proportional to potential difference B. Current is directly proportional to potential difference B. ब्रेकेट में लिखेंगे, फिजिकल कंडीशन remains कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन रिमेंस कांस्टेंट। तो बेटे इसे आप B प्रोपोर्शनल I भी लिख सकती हैं। और B इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, आई आर। आर को मैं बता दिया अभी, आर कांस्टेंट होता है। आर किस पर डिपेंड करता है बेटे, डायमेंशन। किस पर डिपेंड करता है, डायमेंशन। दूसरा, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन ब्रैकेट में क्या है आपका, टेम्परेचर। अब इसके बाद फिर बेटे हम बी और आई के बीच ग्राफ खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे क्या हैं बेटे, प्रोपोर्शनल हैं। एक दूसरे क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। अब मैं आगे फिर बढ़ूं, छोटी छोटी बातें डिस्कस करते चल रहा हूं। लिख लिया। अब लिखें, आर डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। आर डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। आर डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला लिखेंगे बेटे, देखें यहीं से किन किन फॉलोइंग फैक्टर्स डिपेंड करता है। आर प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ पे। इसी से मैं पूरा पढ़ा दे रहा हूँ। देखो आर इक्वल टू क्या है, एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ। किसके प्रोपोर्शनल है, एल के। किसके इन्वर्सली है बेटे, एरिया के। किसके इन्वर्सली है, एरिया के। और ये एन क्या है आप जानते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आर प्रोपोर्शनल टू नेचर, क्या लिखा, नेचर ऑफ मटेरियल। अब नेचर ऑफ मटेरियल को मैं एक नाम और लिख दिया, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे मटेरियल चेंज होंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर, बहुत सारे मटेरियल चेंज होते हैं, तो उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू भी क्या करती है, चेंज करती है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चेंज करेगी तो मटेरियल का नेचर भी क्या होगा, चेंज होगा। मटेरियल का नेचर भी क्या होगा, चेंज होगा। इसलिए किसके प्रोपोर्शनल हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल के। अब अगली चीज क्या दिखा है, आप देखते चलिए। मैं यल को कंसीडर कर लिया प्रोपोर्शनल में, एरिया को इनवर्सली में। दूसरी बात फिर किस पर कर लिया बेटे, नेचर ऑफ मटेरियल किसको ला दिया, एन। बोलो, ई क्या है, फिक्स। अब क्या बचता है, टाउ। आर इनवर्सली टू क्या हो जाएगा बेटे, टाउ। एक चीज और बताना है, कल मैं बताया था टाउ क्या है। टाउ इज द एवरेज टाइम स्पेंड टू ड्यूरिंग कोलाइजन। कोलाइजन के बीच का जो समय होता है उसके एवरेज को क्या कहते हैं, टाउ। बिटिया हमारी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगी, ध्यान देना, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टाउ क्या करेगा, टाउ क्या करेगा, डिक्रीज। क्यों, टाउ डिक्रीज करेगा क्यों, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा ना। टाउ की पहले टाउ और इसमें रिलेशन निकालिए, बोलो जल्दी से। आपको बताया टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, टाउ डिक्रीज करेगा। क्यों बेटे, टाउ पढ़े हैं क्या, T1 T2 टाटा Tn अपान क्या है, एन। जब बिटिया टेम्परेचर बढ़ाओगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का कोलाइजन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब वो जल्दी टकराएंगे। जल्दी टकराएंगे तो टाइम क्या होगा, कम होगा। टाइम कम होगा तो टाउ क्या हो जाएगा, कम हो जाना चाहिए। बात समझ में आई, बोलो जी आया। अब मैं इसके बाद इनको कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद क्या लिखता हूं, आर प्रोपोर्शनल टू रो यल अपान ए। ये सब चीज़ें किस में आ गई, नेचर फिजिकल कंडीशन में। बिटिया ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, फिजिकल कंडीशन में आ जाती हैं। नेचर ऑफ फिजिकल लिखा ना था, फिजिकल कंडीशन क्या था, टेम्परेचर पे आ जाता है। तो अब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट क्या पाते हैं बेटे, रो यल अपान क्या मिलेगा, ए। रो इज द रेजिस्टिविटी। रो क्या है बेटे, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब बेटे मैं इससे एक और फॉर्मूला निकालने चल रहा हूं, क्या, आर यूनिवर्सली टाउ और क्या यहां पाए, टाउ यूनिवर्सली टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ घटेगा। तो मैं ऐसे लिखूं, मैं कहाँ लिखूं, चलो इतनी बात बता दिया तो मिटा ही सकता हूं, फिर से लिख दूंगा इसको बेटे। ये बेटे छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सुंदर बातें हैं, ध्यान सुनिए। आपने पढ़ा, अभी मैंने बताया आर इज यूनिवर्सली वन अपान क्या, टाउ। और क्या बताया बेटा, टाउ यूनिवर्सली टू क्या, टेम्परेचर। तो जरा सा अगर आप ध्यान दें इस बात को, तो क्या मैं टी प्रोपोर्शनली टू वन अपान टाउ लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन जनरेट हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ना, तो आर किसके बराबर प्रोपोर्शनल मिलेगा, टेम्परेचर। इट मीन्स, नई बात सुनिए, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। नहीं समझ में आई बात, आ गई। अभी यहीं रखा है, इसको कुछ कर नहीं रहे हैं, देख लीजिए, नए नए फार्मूले निकल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ूं बेटे, जल्दी करिए। यहां लिख देंगे हेंस। ये सब बेटे कंपटीशन की चीजें हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन।
आर कम्पिटेटिव नीट और जेई डाल के इसको लिखेंगे, क्योंकि सब बहुत ही सुंदर सुंदर टॉपिक्स मैं आपको बीच में ला रहा हूँ, जिससे आपको पढ़ने से परेशानी ना हो, परहेज ना हो। अब आइए, आपको पढ़ने से भी लग रहा है कि सर कोई नई नई चीज़ें ला दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। अब आइए आगे बात करें। फिर नई बात मैं फिर करूं आपसे, आपने पढ़ा है R इक्वल टू रो एल अपान एरिया, अभी पढ़ा है? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोलिए, पढ़ा है ना? अब इसकी बात करो, यहां R इक्वल टू क्या पढ़ा है? रो एम एल अपान एन स्क्वायर इंटू टाउ। बेटे कंपेयर करिए दोनों में, तो क्या मिलेगा? एम एल अपान एन स्क्वायर ए टाउ इक्वल टू रो एल अपान क्या? ए। ये दोनों बेटे कैंसिल आउट होंगे। एम इक्वल टू क्या मिलेगा? एन स्क्वायर टाउ। फिर मैं बताऊं, आप क्या लिखोगे? रो इज इन्वर्सली टू टाउ, रो इज इन्वर्सली टू टाउ। और अभी क्या पढ़ा था? टेम्परेचर इज इन्वर्सली टू टाउ, रिलैक्सेशन टाइम पढ़ा था ना? तो एक नया इक्वेशन और करके क्या मिल पाएगा? रो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब बेटे क्या क्या समझ में आया? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और क्या बढ़ जाएगी? रेजिस्टिविटी। और क्या बढ़ जाएगी? रेजिस्टिविटी। इसका नाम क्या है? बोलो। हाँ, रेजिस्टिविटी। आपका रेजिस्टिविटी है, और एक नाम और है बेटा इसका, हाँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्टार बना ले लीजिएगा। स्टार का मतलब है कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट। फॉर सेमी कंडक्टर आर इंसुलेटर रो इज इनवर्सली टू टेम्परेचर। बेटे ये आप लोग कंपटीशन में पूछा जा सकता है। फॉर सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। अब आगे बढ़ेंगे फिर बेटे। रो इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर एन टू टाउ, सॉरी टाउ। तो रो दो बातों पर निर्भर करेगा बेटे। रो डिपेंड अपॉन, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और टाउ क्या बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। इस पर ट्यून करेगा रिलैक्सेशन टाइम। अब आगे मैं फिर बढ़ता हूँ। अब सोच लीजिए ओम्स लॉ से कितनी बातें आपको जनरेट हुई हैं। रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर, सारी चीज़ें बता दिया। अब मैं आऊँगा, छोटी छोटी डिफरेंसेस लूँगा। अब बेटे फिर आप देखें क्या पढ़ने चल रहे हैं। आर इक्वल टू रो एल अपान ए पढ़ा, तो आर ए इक्वल टू क्या मिलेगा? रो एल पड़ेगा। तो आर ए अपान एल इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? रो। इफ
एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर, तो रो बिकम्स क्या बेटे? आर। रो बिकम्स क्या मिलेगा? आर। आर क्या है? रजिस्टिविटी है। मतलब 1 मीटर क्यूब पर जितना रेजिस्टेंस पाया जाता है उसी को बेटे रजिस्टिविटी कहते हैं। डिफिनीशन सुन लेना। 1 मीटर क्यूब पे, इन दोनों मिला करके मैं बात कर रहा हूँ, 1 मीटर क्यूब पर, आज के बाद सुन लीजिए, किसी भी मटेरियल पर जितना रेजिस्टेंस पाया जाएगा उसका नाम हम रजिस्टिविटी कहेंगे, रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे। एक नई बात जनरेट हो रही है आपसे के बीच में आज कि 1 मीटर क्यूब पर जितना रेजिस्टेंस पाया जाएगा उसे हम हाँ रजिस्टिविटी कहेंगे, रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे। दूसरी बात फिर बेटा यूनिट आइए। आर की यूनिट क्या होती है? ओम। मीटर स्क्वायर, लेंथ के मीटर कैंसिल, क्या मिलेगा? ओम मीटर। ये क्या मिला आपको बेटा? यूनिट मिल गया। क्या मिल गया? यूनिट। अब आइए कंडक्टिविटी क्या है जाने। बेटे क्या लिख रहा हूं? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। E1 क्या है? रो। रो क्या है बेटे? बोलिए। रो मीन्स हाँ रेजिस्टिविटी। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे? देखो दोनों में बिटी बिटी है, इसमें बिटी है, इसमें भी बिटी है, तो क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज क्या? कंडक्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज reciprocal of resistivity of material is no, बस इट इज नो मटेरियल लिख लें बस। यूनिट बेटे, इसकी यूनिट क्या है? ओम मीटर है, तो क्या मिलेगा? ओम इनवर्स। और क्या मिलेगा बेटे? मीटर इनवर्स। अब हम कंडक्टेंस पढ़ाने चल रहे हैं। क्या है कंडक्टेंस? कंडक्टेंस में बेटे क्या टिप्स है कि टाइम्स लिखा है तो आप क्या लिखेंगे? C = 1/R। आर मीन्स बेटे क्या? रजिस्टेंस। तो ध्यान ये दिया जाए दोनों में क्या सिमिलरिटी है। टाइम्स टाइम्स होगा तो आप एक दूसरे के रेसिप्रोकल बोल दीजिएगा। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज क्या? कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ resistance of material of a conductor is known as conductance। यूनिट बिटिया बेटे ओम, क्या मिलेगा? ओम इनवर्स। या बेटा MHO लिखा जाता है। क्यों? ओम की स्पेलिंग क्या होगी? OHM। और उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? MHO, जिसे हम लोग क्या बोलता है बेटा? महो। क्या पढ़ता है उसको? महो पढ़ता है। अब जो टॉपिक बेटे चल रहे हैं लेने, उस पर मैक्सिमम न्यूमेरिकल एडिशनल कॉम्पिटिटिव आए हुए हैं और मेरे बच्चे उसे इस कॉन्सेप्ट को नेट जेई में पूछा हुआ कॉन्सेप्ट है, इसलिए मेरे बच्चे ध्यान से इसको देखेंगे। कहने का बड़ा आसान है, मैं भी कह रहा हूँ आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है। ओम के
दो नियम हमें पढ़ने हैं आज, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। तो अगर मैं ओमिक कंडक्टर की बात करूं बेटा, ओमिक कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ, क्या बोला? विच ओबे ओम्स लॉ इज नोन एज ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक, जो ओमिक कंडक्टर को ना पालन करें, तो क्या लिखेंगे? विच ओबे, बोलो बेटा, विच ओबे क्या? ओम्स लॉ। अब बड़ी मजेदार बात सुनेंगे आप, तब मजा आएगा इसको पढ़ने में। आई और बी के ग्राफ कैसे आया था? अभी आपने पढ़ा था, बोलो बेटे। स्ट्रेट लाइन आया था। क्या आया था? स्ट्रेट लाइन। यही ध्यान देना बस, जो अब पढ़ाने चल रहे हैं। अगर बिटिया बी आई के बीच ग्राफ बनाएगी, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अगर हम इसे बी अपान आई करें, वो क्या होगा? रेजिस्टेंस के। और वो क्या होगा बेटे? इनके बीच बना एंगल थीटा के। अगर एग्जाम में ग्राफ आई और बी के बीच बनाएगा, आई और बी के बीच बनाएगा, तो मेरे बेटे ध्यान रखेंगे, ये आपका इस ग्राफ के क्या है? रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। तो जो बी अपान आई है, उससे अगर क्या लिखेंगे? आई अपान बी। आई अपान बी तो लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे 1 अपान क्या मिलेगा? आर मिल जाएगा। और tan क्या मिल जाएगा? 1 अपान क्या? tan थीटा। इसका मतलब है आई अपान बी 1 अपान आर क्या मिलेगा बेटे? tan इनवर्स थीटा भी मिलेगा। इससे क्या कंक्लूजन आपको निकालना हो? इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है, अगर बेटे एंगल ग्रेटर है, एंगल ग्रेटर है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटे? ग्रेटर होगा। और अभी आपने पढ़ा था आर किसके प्रपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के। टेम्परेचर भी ग्रेटर होगा। और अभी आपने पढ़ा था रेजिस्टिविटी भी क्या होगी बेटे? जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा, और उसका स्लोप एंगल भी ज़्यादा होना चाहिए। कब? जब बी अपान आई ग्राफ हो। और उल्टा बन गया तो सब पलट देना। ये पेपर बेटे मैं नीट जेई का क्वेश्चन कराऊंगा, मेरी टिप्स वहाँ काम आएगी, आपको मैं वहीं बता दूंगा कि मैंने बताया है। बस समझ रहे हैं ना? आपको देखने से लग रहा है जो अभी हम लोगों ने प्रयास किया, इस सब बहुत सारे डेरिवेशंस निकाला, उनका फ़ायदा कहाँ मिल रहा है? ये आपके सामने विजुअल है। आपके सामने क्या है? विजुअल है, ध्यान देंगे। दूसरी बात बेटे, लिख लें तो बताएं। अब बेटे यहाँ मैं बता दिया, यहाँ रोड 2 होगा, छूटा हुआ है, आप लोग बना लीजिएगा। अब बता दें नॉन ओमिक बेटे, इस क्लास को आज ओवर करूँगा, इस लेक्चर को। एग्जाम्पल इसमें डाल दीजिएगा कंडक्टर, मेटल्स। एग्जाम्पल क्या डाल दीजिएगा? मेटल्स लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए मेटल्स। इसमें आप मेटल डाल देंगे बेटा, ठीक है। अब लिखिए नॉन ओमिक। नॉन ओमिक कंडक्टर्स या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। लिखेंगे बेटे, अ कंडक्टर, a material which are not obey Ohm's law
is known as non-ohmic conductors या resistance. Slope of BI graph, slope of BI graph varies, दो हो सकता है बेटे, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव. सच रेजिस्टेंस इज नोन एज such resistance is known as dynamic resistance. अब मैं बेटे आज के लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहता हूं. सभी लोग स्वस्थ रहें, गर्मियों में ध्यान रखें. इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं. थैंक यू क्लास.